नेक्स्ट क्या है, कैलोरीमेट्री। अब इधर देखिए, इस चैप्टर में हम ये बार बार यही टॉपिक रिपीट करते जा रहे हैं कि अगर आपके पास कोई रिएक्शन है या वो हीट एब्जॉर्ब करता है या रिलीज करता है, तो इस चैप्टर में मैक्सिमम हम वो रिएक्शंस पढ़ते हैं जो हीट को एब्जॉर्ब करें। तो अभी हमने हीट कैपेसिटी में ये पढ़ा कि जब आपके पास कोई सैंपल हो वो हीट एब्जॉर्ब करे, लेकिन आप अगर उसकी अब कैलकुलेशन करें कि इस रिएक्शन में कितना हीट एब्जॉर्ब होता है, तो इसकी जो हीट कैलकुलेशन की स्टडी है इसको कैलोरीमेट्री कहते हैं। कैलोरीमेट्री कैलोरी से आया है, ठीक है, मतलब हीट से, एनर्जी से, कि जब आप क्या करें कि आप हीट मेजर करें। सो द स्टडी ऑफ मेजरिंग हीट इज कॉल्ड कैलोरीमेट्री। वो प्रोसेस जिसमें हम हीट कैलकुलेट करते हैं उसे कैलोरीमेट्री कहते हैं। जनरली इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है लैब में उसे कैलोरीमीटर कहते हैं। और जनरली इस कैलोरीमेट्री के दो बेसिक टाइप हैं। पहले टाइप को हम कहते हैं डायरेक्ट कैलोरीमेट्री। अब इधर देखिए, डायरेक्ट कैलोरीमेट्री उन रिएक्शंस के लिए हम करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, ज़रा यहाँ देखिए, इसमें हम ऐसे कर लेते हैं कि एक रिएक्शन चैम्बर ले लेते हैं। जिस तरह आपके घरों में थर्मोस है और उसमें ग्लास चैम्बर है, इसी तरीके का हम मेटल वो चैम्बर ले लेते हैं और इसमें हम वाटर डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, वाटर। और अगर कोई केमिकल है और उस केमिकल की आपने हीट इवोल्यूशन चेक करनी है कि ये कितना हीट रिलीज करता है और वाटर कितना एब्जॉर्ब करता है। मैं सपोज करता हूं कि मैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो मैं एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस क्या करूंगा, इस पानी में डाल दूंगा। तो ये जब रिएक्शन होगा ये साल्ट एंड वाटर बनाएगा और साथ में हीट रिलीज करेगा। इसकी नेगेटिव एंथैल्पी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और फिर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर एक थर्मामीटर रखा जाता है और फिर इसको सील किया जाता है और इसका बाहर से ऐसी दीवारें बनाई जाती है जो हीट एब्जॉर्ब नहीं करती, ताकि सारा के सारा हीट इस चैम्बर के अंदर हो और हम थर्मामीटर के जरिए उसकी टेम्परेचर नोट करें और हीट मालूम करें। तो ये उन रिएक्शंस के लिए है कि जब आपके पास वो रिएक्शन विगोरस हो, तेज रिएक्शन हो, फास्ट रिएक्शन हो। तो वो कौन कौन से है आप लोगों को मैंने बताया था। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं विद इन द सेकंड उनकी रिएक्शन हो जाती है। नंबर 2 कंबस्शन, अगर आपके पास पेट्रोलियम है, इसमें सपोज पेट्रोलियम डाल दें और इसे जला दें तो वो विद इन द सेकंड्स खत्म हो जाएगा। या आपके पास सोडियम मेटल है, पानी में डाल दें, हीट ऑफ हाइड्रेशन, याद है ना, या सोडियम क्लोराइड है, पानी में डाल दें तो हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो ये उन रिएक्शंस के लिए है जो विगोरस हो, जो तेज हो, जिसमें साइड रिएक्शंस ना हो, मतलब वो सिंगल स्टेप रिएक्शन हो कि दो रिएक्टेंट है बस आपस में रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं। ऐसा नहीं होता कि दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, तीसरा रिएक्टेंट बनाते हैं, वो फिर चौथा इंटरमीडिएट बनाते हैं, वो पांचवा छठा, जिस तरह हिस्ला में हमने कहा था, और लास्ट में उसकी प्रोडक्ट बनती। ये ऐसे रिएक्शंस के लिए नहीं है, ये तेज रिएक्शन के लिए है, सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए और पर्टिकुलरली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए है। अब इधर देखें तो ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि 3 ऐसे रिएक्शंस हैं जो एक्सोथर्मिक भी हैं और फास्ट भी हैं, कंबस्शन, न्यूट्रलाइजेशन एंड हीट ऑफ सॉल्यूशन। डायरेक्ट कैलोरीमेट्री हम जिस इंस्ट्रूमेंट की मदद से करते हैं उसे कैलोरीमीटर कहते हैं और जो फेमस कैलोरीमीटर है उसका नाम है बॉम्ब कैलोरीमीटर। अब देखिए, बॉम्ब कैलोरीमीटर इस टर्मिनोलॉजी का मकसद ही यही है कि इसमें फास्ट रिएक्शंस होते हैं, तेज रिएक्शंस होते हैं, जो सिंगल स्टेप रिएक्शन हो, जो मल्टीपल स्टेप ना हो, तो ये एकदम आपको हीट देते हैं। अब इधर देखिए, अगर आपके पास एक कैलोरीमीटर है और आपने इसमें से एसिड और बेस डाला है और आप चाहते हैं कि आप इसका हीट मेजर करें, तो देखिए उसके लिए फार्मूला है हीट इज इक्वल टू NC डेल्टा T, वेयर Q इज द अमाउंट ऑफ हीट, N इज द नंबर ऑफ मोल, जितने मोल का सैंपल है आपके पास, C इज द हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस, अगर पानी है तो पानी की हीट कैपेसिटी होगी और चेंज इन टेम्परेचर आपको पता चल जाएगा। जब आप वाटर में थर्मामीटर रख दें
एक टेम्परेचर नोट कर ले। अब एसिड और बेस डाल दे, रिएक्शन होगा ना, तो थर्मामीटर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो दूसरा टेम्परेचर भी नोट कर ले और फिर इस इक्वेशन में डाल दे, आपको हीट मिल जाएगा। दूसरा है इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री। तो इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री के लिए हम कैलोरीमीटर इस्तेमाल नहीं करते, इसको हम हेसिस लॉ की मदद से इंशाल्लाह कल कैलकुलेट करेंगे कि किस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है। ये किस रिएक्शंस के लिए, तो ये सारे एमसीक्यूज हैं, ये उन रिएक्शंस के लिए हैं जो स्लो रिएक्शंस हो, ये उन रिएक्शंस के लिए है जो सिंगल स्टेप ना हो, जिसमें साइड रिएक्शंस हो और भी बहुत सारे रिएक्शन एक टाइम पे कंटिन्यू हो, तो ये उन रिएक्शंस के लिए। उन रिएक्शंस को मल्टीपल स्टेप या एलिमेंट्री रिएक्शंस भी कहते हैं। अब इधर देखिए, जो बम कैलोरीमीटर है इसकी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं ताकि आपको समझ आ सके। इधर देखिए शाबाश, बम कैलोरीमीटर जो है ये हम किस तरह बनाते हैं, हम ऐसे करते हैं, कोई वेसल ले लेते हैं, कोई कंटेनर ले लेते हैं, उस कंटेनर में हम पानी डाल देते हैं और उस कंटेनर की जो वाल्स है वो इंसुलेटेड होती हैं ताकि वो हीट को क्या करे, हीट को एब्जॉर्ब ना करें। देखिए, अगर आप इसको ऐसे मटेरियल से बनाते हैं कि उसके वाल हीट एब्जॉर्ब करें, तो जो हीट रिलीज होगी आपको उसकी वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि वो मटेरियल हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो इसकी दीवारों पे हम इंसुलेटेड फैब्रिकेटेड मटेरियल डालते हैं ताकि ये हीट को क्या करे, हीट को एब्जॉर्ब ना करें, सारा का सारा हीट पानी में रिलीज हो ताकि थर्मामीटर से सही टेम्परेचर को नोट किया जा सके। फिर इसमें हम थर्मामीटर रख देते हैं और इसको सील करते हैं। तो इसके लिए जब इसकी सीलिंग होती है, ये भी इंसुलेटिंग मटेरियल से, ये वुड से भी आप इसको सील कर सकते हैं। लकड़ी ले लें और इसका जो ऊपर बाहर वाला कंटेनर है ये वुड से बना है, तो वुड जो है हीट का एक बेड कंडक्टर है, तो वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता। तो हम कहते हैं इसके इंसुलेटेड वाल है। अंदर का जो खाना है इसको रिएक्शन चैम्बर कहते हैं, उसमें हमने थर्मामीटर डाला हुआ होता है और उसमें हम वाटर इस्तेमाल करते हैं। जिस चीज़ की हीट कैपेसिटी आपने कैलकुलेट करनी है या हीट कैलकुलेट करनी है वो आप इसमें डाल दें। सपोज आप कंबस्शन एनालिसिस करना चाहते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल दें, उसको कंबस्ट करें, वो हीट पानी में रिलीज होगा। चूँकि पानी में अल्लाह ने ये क्वालिटी रखी है कि हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, वो एब्जॉर्ब करेगा, उसकी वैल्यू नोट करें, आपको वो वैल्यू मिल जाएगी। अगर आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करनी है, एसिड बेस ले ले, इसमें डाल दें, वो हीट रिलीज करेगा। इसी तरह हीट का सोल्यूशन, बस एक स्टेप बाकी है, ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। इस तरह की कैलकुलेशन हम करते हैं कि आप पहले एक्सपेरिमेंट करें। आपसे ये लोग कहते हैं कि जितना हीट इसमें रिलीज होता है वो ज़रा कैलकुलेट करें। अगर आप 1 मोल सोडियम क्लोराइड को इस पानी में डालते हैं तो जितना हीट रिलीज होता है, हीट ऑफ सोल्यूशन कैलकुलेट करें। तो तरीका क्या है, जब आप इसमें 1 मोल सोडियम क्लोराइड आपने नहीं डाला तो पहला टेम्परेचर नोट करें। अब जब आप सोडियम क्लोराइड को इसमें डाल दें तो हीट ऑफ सोल्यूशन की वजह से वो हीट रिलीज करेगा। सपोज दूसरी वैल्यू थर्मामीटर ने दी है कि 40 डिग्री सी है। अब एक्सपेरिमेंट सिंपल है, हीट कैपेसिटी में डेटा आपके पास है, एन भी आपको गिवन है कि 1 मोल सब्सटेंस है और वाटर की हीट कैपेसिटी आप ये अपने याद करनी है। तो क्या करें, इक्वेशन क्या है, हीट इज इक्वल टू एन की जगह 1 मोल, सी की जगह जो इसकी वैल्यू है ये पुट करें। अगर ये गिवन हो इस पे, यानी ये किलो जूल में है तो जूल में भी हो सकती है जो भी वैल्यू हो। और चेंज इन टेम्परेचर, तो चेंज इन टेम्परेचर है T2 माइनस T1, तो यह जगह ये और ये अपनी जगह और ये आ जाएगा 40 माइनस 2। तो जो भी आपके पास फाइनल वैल्यू होगी हीट की जॉल, वो आपकी पार्टिकुलर वैल्यू होगी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड की हीट कैपेसिटी मालूम करते हैं। कभी कभार ऐसा भी गिवन होता है कि हीट गिवन होगा, आपसे हीट कैपेसिटी के बारे में पूछा जाएगा। अगर ऐसा पूछा जाए तो इक्वेशन बन जाएगा NC डेल्टा T। अगर आपने C कैलकुलेट करनी है तो N डेल्टा T को दोनों साइड पे डिवाइड करें, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो C रह जाएगा, C वुड बी इक्वल टू Q और ये इस तरह T। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यों, N अपनी जगह और ये T2 माइनस T1। तो मकसद ये है कि इसकी मदद से आप इस तरीके से मैथमेटिकली बम कैलोरीमीटर से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब इधर देखिए, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द फॉलोइंग इज, ये 1 ग्राम वाटर है और ये 1 ग्राम स्पिरिट है।
कोई वोलेटाइल कंपाउंड है, स्पिरिट, सही है ना, मेडिकल में जो आप इस्तेमाल करते हैं। इस दोनों की जो हीट कैपेसिटी है इंटेंसिव है कि एक्सटेंसिव है, दोनों 1-1 ग्राम है, तो क्या हीट एब्जॉर्बिंग एबिलिटी सेम होगी? ये भी 1 ग्राम के लिए, ये भी, गुड शाबाश। जब आपके पास मटेरियल का नेचर सेम हो, ये भी 1 ग्राम वाटर हो, दूसरा भी, फिर ये इंटेंसिव होता है। लेकिन जब दो डिफरेंट मटेरियल हो, दोनों का नेचर डिफरेंट है, तो कभी कभार आपको ऐसे कंफ्यूज किया जा सकता है। अगर नेचर डिफरेंट है तो हीट कैपेसिटी अब इंटेंसिव नहीं है, अब एक्सटेंसिव है, इसका अपना अमाउंट, एक पार्टिकुलर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, अपनी बॉन्डिंग है, इसकी अपनी बॉन्डिंग इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स या वेपर प्रेशर है, तो इसकी अपनी हीट कैपेसिटी होगी। इसके साथ जो है ओवरऑल ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है।